नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। एंड अभी तक हमने शेयर से रिलेटेड जो कंपनी अकाउंट की बातें हैं वो जानी थी, लेकिन अब जो है टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। एंड आगे बढ़कर इतना आगे बढ़ गया है कि अब डिबेंचर पे हम लोग आ गए हैं। डिबेंचर क्या होता है, कौन इश्यू करता है, कौन क्यों लेता है, वो उसके ऊपर क्या मिलता है, सब जानते हैं इस क्लास के अंदर। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक डिबेंचर होता क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आपको डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस समझना होगा। एक होता है शेयर, एक होता है डिबेंचर। डिबेंचर का जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कंपनी ने जब भी पैसा, दोनों जो चीजें हैं ये कंपनी इशू करती हैं जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है पब्लिक से। जब पब्लिक से पैसा चाहिए तो पब्लिक को कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट के बदले ही वो पैसा देते हैं। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है, शेयर के बदले कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है डॉक्यूमेंट होल्डर को। यहाँ पर डिबेंचर के बदले ओनरशिप कंपनी की नहीं मिलती, लेकिन डिबेंचर जो है वो जनरली फिक्स्ड रेट होता है उनके ऊपर। यानी कि अगर 1 लाख रुपया किसी पर्सन ने देकर एक डिबेंचर खरीदा है एक कंपनी का, तो उसको साल के अंत में 10,000 रुपये फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इंटरेस्ट होगा। तो यानी कि कंपनी जब लोन लेना चाहती है, डिबेंचर को आप लोन की तरह समझे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोन के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है और डिबेंचर के ऊपर भी ब्याज देना पड़ता है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि ब्याज होता है और फिक्स होता है, साल के एंड में देना पड़ता है। साल के एंड में या मंथली या क्वार्टरली, जैसे भी वो तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। जनरली क्या होता है, साल के एंड में ही दिया जाता है, या 6 मंथली इंटरेस्ट देती हैं कंपनीज जो कि डिबेंचर्स इशू करती हैं। तो शेयर इशू करने की बजाय कंपनी डिबेंचर इशू करके क्यों पैसा लेना चाहती है? क्योंकि जब पर्सन जो कंपनी चला रहे हैं उनको पैसों की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनका विजन इतना बड़ा है कि वो अपनी कंपनी की ओनरशिप किसी के हाथ में ट्रांसफर नहीं होने देना चाहते। अपनी जो उनकी ताकत है डिसीजन लेने की, वो अपने पास रखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इसीलिए वो मानते हैं कि हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, क्योंकि हमारे पास रिवेन्यू अच्छा खासा है। उनकी जब सेल होने लग जाती है कंपनी की, एंड उनका विजन भी इतना बड़ा होता है कि हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है इनिशियली, लेकिन हम उस पर इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बहुत हाई है। यानी उनको जो कमाने के उनके पास रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं, और वो इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ वो लोन वाला रूट अपनाते हैं। तो यहाँ पर लोग इसलिए खरीद लेते हैं कि जिन लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए अपनी रिटर्न्स के अंदर, तो वो डिबेंचर्स खरीद लेते हैं कंपनीज के। अदरवाइज कुछ लोग जो रिस्क ज़्यादा लेने वाले होते हैं वो शेयर्स की तरफ जाते हैं। डिबेंचर्स उनको कम लगता है रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर रिस्क जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होता है तो रिटर्न भी बहुत हाई होता है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। ये लॉजिक है। तो चलिए अब थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं। डिबेंचर, एक डिबेंचर क्या होता है? ए डिबेंचर इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एक लॉन्ग टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है जी, डेट का मतलब लोन ही होता है, लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय के लिए, कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल से छोटा जो भी पीरियड, कम जो भी पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है। लॉन्ग टर्म क्वालिफाई होने के लिए किसी भी डिबेंचर को 12 महीने का पीरियड कम से कम उसका होना चाहिए, तब वो लॉन्ग टर्म में माना जाता है। यानी मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी, एक कंपनी इश्यू करती है टिपिकली विद ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। टिपिकली नहीं, हमेशा ही फिक्स्ड इंटरेस्ट पे ये लोग इश्यू करते हैं। और कोई एक आधा केस ऐसा होता है जहां पर
रेट फ्लोट कर सकता है, मे बी चेंज किया जा सकता है जब कंपनी डिसाइड करे कि पहले जिस टाइम पर इशू किया था उस टाइम पर बहुत कम थी मार्केट में रिटर्न, अभी के सिनेरियो के हिसाब से वो जब सेट नहीं हो रहा है रेट ऑफ रिटर्न तब वो चेंज कर देते हैं रेट ऑफ रिटर्न। वो वाली पॉसिबिलिटी अलग है, लेकिन ज़्यादातर फिक्स्ड ही रहता है, जो स्टार्टिंग में इशू किया था उसी रेट पे वो ट्रेड करते रहते हैं। एंड स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, एक मैच्योरिटी डिसाइड होती है जिस टाइम पर डिबेंचर इशू किया जाता है उसी टाइम पर उसकी मैच्योरिटी भी डिसाइड की जाती है, यानी कि कब इसे रिडीम किया जाएगा, कब इसे क्लोज किया जाएगा इस डॉक्यूमेंट को, एंड जिससे पैसा लिया है उसको पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दिया जाएगा। अब लोन के केस में क्या होता है दोस्तों, लोन के केस में आप लोग ईएमआई भरते हो, ईएमआई में क्या होता है, प्रिंसिपल भी जाता है और इंटरेस्ट भी जाता है। अब जब कंपनी क्या होती है, जब डिबेंचर इशू करती है तो साल के अंत में ईएमआई रीपे नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रीपे करती है। जब रिडीम किया जाता है डिबेंचर को, मान लेते हैं 10 साल की अवधि के लिए डिबेंचर इशू किया था, तो 10 साल जब खत्म होंगे तब वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ देते हैं अपने इन्वेस्टर को, अपने लेंडर को। एक कंपनी में इशू डिबेंचर्स टू रेज फंड्स फॉर एक्सपेंशन, अपनी एक्सपेंड करने के लिए कंपनी अपना काम एक्सपेंड करने के लिए डिबेंचर्स इशू कर सकती है जिससे कि उनको पैसा इकट्ठा करना हो, विद इन्वेस्टर्स रिसीविंग रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एट द मैच्योरिटी। यानी मैच्योरिटी जब भी होगी उस टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाएगा और रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इंटरवल्स पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट वन शॉट पेमेंट, साल के जब भी मैच्योरिटी होगी कंप्लीट उस टाइम पर दिया जाएगा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट का। चलिए बॉन्ड, बॉन्ड ये आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, ये है जेम्स बॉन्ड। ठीक है जी दोस्तों, जेम्स बॉन्ड डिबेंचर से कैसे अलग है हमारा बॉन्ड, बॉन्ड डिबेंचर से एकदम ही सिमिलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन ये जो है ये अपनी विशेषताएं छुपा के रखता है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड छुपा के रखता है अपनी मूवी के अंदर अपनी विशेषताएं। तो ये जो है अपनी विशेषताएं यानी कि अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं बताता है, वो नहीं बताता है। ये क्या बताते हैं, ये पूरी की पूरी अमाउंट बताते हैं जो कि मैच्योरिटी के टाइम पर पे की जाएगी। यानी कि आपने आज 1 लाख रुपया लगाया तो कंपनी आपको बता देगी बॉन्ड देते समय कि जब ये मैच्योर होगा, जब ये क्लोज होगा ये बॉन्ड, तब आपको कितना पैसा मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट आपको पहले ही बता दी जाती है, जिससे कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो वो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं उस केस में, लेकिन ये खुद से नहीं बताती है कंपनी। यहाँ पर सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट कम्युनिकेट की जाती है इन्वेस्टर को और पूरी की पूरी बात नहीं बताई जाती है। तो ये भी सेम डेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारा डिबेंचर होता है वैसे ही हमारा बॉन्ड भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटेड रेदर द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी इज स्टेटेड। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया जाता, मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा सिर्फ इतनी ही बात बताई जाती है। इसके एग्जाम्पल है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड, दोनों एक ही होते हैं, नाम अलग अलग बस लिख दिया इन्होंने। चलिए सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, अब आगे जो भी बात होगी हमारी डिबेंचर्स से रिलेटेड होगी क्योंकि चैप्टर का नाम ही डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग हमें करनी है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड वर्ड से आपका मतलब क्या है, यहाँ पर सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है, कोई एसेट गिरवी रखी हुई होती है, वो वाला सिनारियो। जैसे कि लोन भी वैसे ही होते हैं, लोन भी सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है एक सिक्योर्ड डिबेंचर। Secured debentures are those debentures which are secured either by fixed or floating charge on the assets। यानी कि जब भी कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू करेगी तो उसके पास में जो एसेट्स होंगी
वो लैंड हो सकती है, वो मशीनरी हो सकती है, वो फर्नीचर हो सकता है, कंपनी की जो भी एसेट्स, एफडी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर एक चार्ज क्रिएट होता है रजिस्ट्रार के द्वारा। यानी कि बिना रजिस्ट्रार की मद अप्रूवल के कंपनी उन एसेट्स को टच नहीं कर सकती है, सेल आउट नहीं कर सकती। टच तो करेंगे क्योंकि यूज करना है, पर सेल आउट नहीं कर पाएंगे जब तक वो रजिस्ट्रार की अप्रूवल ना ले ले। रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बाद ही वो उन एसेट्स को सेल आउट कर सकती है जिनके ऊपर रजिस्ट्रार का चार्ज क्रिएट हो रखा है सिक्योर्ड डिबेंचर्स के बदले। यानी जब भी कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करेगी तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होने से पब्लिक में क्या होता है, एक ज़्यादा फेथ, ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है, जिससे कि उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। तो इसीलिए वो चार्ज क्रिएट करवाते हैं अपनी एसेट्स के ऊपर कि हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, उनके बदले हम ये डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, इन पे हम इतना इंटरेस्ट देंगे, तो आप कृपा करके हमको पैसा दे दीजिए, जिससे कि हम अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला लें और हमारी कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसको आरओसी बोल देते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। चलिए, उसके बाद अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में कंपनी किसी की मोहताज नहीं है, वो इशू कर देती है और जिसको चाहिए वो ले लो। उस पर रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रखती है, जिससे कि लोग जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ चार्ज, ये आप डेफिनेशन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक मोटा मोटा आउटलाइन दे दिया है क्या होता है एक चार्ज क्रिएट करना कंपनी के द्वारा। पढ़ लेते हैं। द टर्म चार्ज मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मोर्टगेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द लोन। मोर्टगेज करना, अपनी गिरवी रखना एसेट्स को लोन के लिए। तो जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आप पब्लिक से लोन ले रहे हो। अब पब्लिक बहुत सारी है तो आप हर एक पर्सन को जाके अपनी एसेट नहीं दे सकते हो, क्योंकि एसेट गिनी चुनी है लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करते हो, आप आरओसी के पास जाते हो, रजिस्ट्रार के पास में, उनके पास जाके आप बोलते हो कि हमारी एसेट्स पे आप चार्ज क्रिएट कर दें, जिससे कि पब्लिक को ये भरोसा हो जाए कि हमारे पास एसेट है जो हम ज़रूरत पड़ने पर आपके पास गिरवी रखी हुई है, हम सेल आउट नहीं करेंगे जब तक आपकी परमिशन हमें नहीं मिल जाती है इनको सेल करने की, इनको यूज करने की। इट मीन्स इफ द कंपनी डज नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशन द लेंडर कैन गेट हिज पेमेंट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ मोर्टगेज एसेट्स। यानी कि जिस पर्सन ने डिबेंचर खरीदा है वो है लेंडर, और उसको अपनी पेमेंट मिल जाएगी अगर एसेट्स मोर्टगेज हैं, गिरवी रखी हुई हैं, तो आरओसी उनकी पेमेंट देने में मदद करेंगे। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप मतलब अगर कंपनी बंद होने की नौबत आ जाती है तो उस केस में भी उनका पैसा मरेगा नहीं, क्योंकि जब वो डिबेंचर इशू कर रहे थे तो उस टाइम पे कंपनी ने कहा था कि ये जो एसेट्स हैं इनके बदले में ये डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो सबसे पहला चार्ज अगर इन पे क्रिएट है तो ये पैसा इन एसेट्स को सेल आउट करके जो पैसा आएगा वो डिबेंचर्स की रीपेमेंट के लिए यूज होगा, अगर चार्ज क्रिएट किया गया था उस समय पर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, ए चार्ज में भी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग, चार्ज में भी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग। ए चार्ज क्रिएटेड ऑन द डेफिनिट एसेट्स ऑफ ए परमानेंट नेचर सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ईटीसी इज नोन एज फिक्स्ड चार्ज। मतलब लैंड वगैरह के ऊपर किया है तो फिक्स्ड चार्ज है। ए चार्ज इज ए फ्लोटिंग चार्ज व्हेन नो स्पेसिफिक एसेट बट ऑल एसेट्स से इन्वेंट्री। यानी कि कोई स्पेसिफिक एसेट के ऊपर नहीं चार्ज क्रिएट किया गया है, इन्वेंट्री के ऊपर किया है तो वो फ्लोटिंग चार्ज है, क्योंकि इन्वेंट्री बदलती रहती है, हर दिन हर दिन इन्वेंट्री चेंज होती है। तो जाहिर सी बात है जिस टाइम पर फिर अगर वाइंडिंग अप की बात आ जाती है तो उस टाइम पर अगर कंपनी के पास जो भी इन्वेंट्री थी उस इन्वेंट्री को सेल आउट करके जो भी पैसा हासिल होगा कंपनी उस पैसे को यूज करेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए। तो फ्लोटिंग चार्ज अगर है उन एसेट्स पर तब भी इन्वेस्टर का भरोसा कम रहेगा, क्योंकि वहां पर उसका रिस्क फिर हाई है, तो रिटर्न भी हाई देना पड़ेगा, तभी फ्लोटिंग चार्ज पर आपके इन्वेस्टर मानेंगे, आपको पैसा तभी देंगे। A floating charge holder has a preference over an unsecured creditor for settling his claims in the event of winding up of the company।
तो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, जिसने कंपनी को पैसा दिया हुआ है लेकिन उसके पास कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है कि उसका पैसा पहले मिलेगा। तो जो भी फ्लोटिंग चार्ज वाला जो भी पर्सन है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ है, मान लो इन्वेंट्री पर हुआ है, इन्वेंट्री है ही नहीं, लेकिन तब भी क्रेडिटर्स से पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास में चार्ज क्रिएट था, फ्लोटिंग चार्ज, कंपनी ने गारंटी दी थी कि आपको पैसा मिलेगा। चलिए, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीम कौन सा डिबेंचर होता है और इरिडीम कौन सा होता है? कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है मार्केट के अंदर, तब वो पहले ही डिसाइड कर लेती है कि ये जो पार्टिकुलर कैटेगरी है डिबेंचर्स की, ये किसी पार्टिकुलर टाइम पर जाकर रिडीम करेंगे या नहीं करेंगे। रिडीम करने का मतलब जो पैसा लोगों से उठाया है, जिसके बदले हम उनको ब्याज दे रहे हैं, वो पैसा वापसी भी देना है कभी प्रिंसिपल अमाउंट। अगर प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी की इच्छा है वापस देने की, कभी कुछ सालों के अंदर, मान लेते हैं 10 साल के बाद देना चाहती है, तो वो जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीमेबल डिबेंचर्स माने जाते हैं। और इरिडीमेबल डिबेंचर उसके एकदम अपोजिट होते हैं, यानी कि जो कभी भी रिडीम होंगे ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट लेते रहेंगे, इंटरेस्ट लेते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी जब तक बंद नहीं होती तब तक वो रिडीम होंगे ही नहीं डिबेंचर। आप अगर उनको सेल करना चाहते हैं तो आप कंपनी को ना सेल करके आप आउटसाइड मार्केट में किसी पर्सन को सेल कर सकते हैं एंड उनसे अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकते हैं। जब आपने डिबेंचर सेल कर दिया, तब वो पर्सन उस डिबेंचर के मालिक होंगे और उस डिबेंचर का इंटरेस्ट वो उन्हीं को मिलेगा। तो ये वाली टेक्निक है रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। डेफिनेशन पढ़ लीजिए। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर रिपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पहले से डिसाइड होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू। इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पूरी लाइफ टाइम में ही नहीं दिया जाता वापस पैसा, एंड हेंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। तो यानी कि जो रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं उन पे रेट ऑफ रिटर्न कम होगा, इरिडीमेबल पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट निकालना नामुमकिन है, तो कंपनी यहाँ से ज़्यादा रिटर्न देती है। चलिए, अब लास्ट में बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई देता है अपना डिवेंचर्स? सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सबसे पहले आती है, उसके बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज उसका एक पार्ट होता है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जो नोट बनेगा, नोट्स टू बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो भी लोन भी आ सकता है, उसके बाद में डिवेंचर आ जाएगा। इनका जो भी टोटल होगा ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये था डिबेंचर्स का इंट्रोडक्शन। डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल क्या होते हैं, मैच्योरिटी क्या होती है, फिक्स्ड रेट क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड के साथ में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर फुल मैच्योरिटी अमाउंट पहले ही बता दी जाती है। तो ये सब था जो एक डिबेंचर्स की क्लास में सीखा जा सकता था इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर। अब आगे जो है इसकी जो जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो हम लेकर आएंगे, वो करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री समझेंगे किस लिए है, कैसे कैलकुलेट करना है, ड्यू कब होगा, पे कब होगा, वो सारी चीज़, रिडीमेबल, सारी चीज़ें अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए RGCA ज्ञान चैनल को। थैंक यू सो मच।